Okay, namaskaram, good morning. So today we are restarting in fact GST series. अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे नालायक बच्चे हैं हमारे, तो आपको पहले तो जाना है एलिट कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे। इन सबको बता रहा हूँ, तुम लोगों को सबको होमवर्क है तुम लोगों का आने वाले 2-3 दिनों का। एलिट कंसल्टेंट चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, और प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट इन्होंने क्रिएट करके रखी है जीएसटी की। एक GST 2 करके है, यहाँ पे कुछ उन्होंने अभी तक लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5, तो बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है। एक पौने 2 घंटे का लेक्चर है, देन 1 आवर, देन 46 मिनट, देन 39, देन 31, स्पीड पे रख के 1.5 वगैरह जितना आपको समझता है ये कंप्लीट करना है। एंड एकेडमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नोट्स है हमारे पुराने, उसको अपडेट करके उसका प्रिंट आउट चाहिए तो प्रिंट आउट दे दो इनको, तो लिखने का इनका काम हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जेन्यूनली समझना है डिटेल में तो यू शुड राइट इट। आप जीएसटी समझ समझ के उसको लिखो। मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आपको पढ़ाऊं भी और बाद में उसको लिख के भेजूं, जो नॉर्मल हम बैच में करते हैं। तो हमें फास्ट करना है, तो लिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग ले लो। तो ये 5 लेक्चर यहाँ पे है। तो इसमें हम बेसिक से, बहुत ही बेसिक से, चैप्टर नंबर 1 से चालू कर रहे हैं, और इसी इसी सीरीज का मैं कंटिन्यूशन आज करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2 चालू करने वाला हूँ। लेकिन ये सब लीगल जीएसटी है। लीगल जीएसटी का प्रैक्टिकल काम में आपके बहुत कम काम आता है। जो काम वाली जीएसटी है वो यहाँ पे चालू है। ये जीएसटी का जो लेक्चर चालू है दूसरा, इसमें GST का 1 हुआ है, रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी का काम ऑफिस में कहाँ से चालू होता है? कोई क्लाइंट आता है तो आपको क्या बोलेगा, मुझे क्या करके दो, रजिस्ट्रेशन करके दो। तो ये वाली सीरीज जो है वो ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कि ऑफिस में जो काम होते हैं वो वहां पे सिखाए जाएंगे। तो आई विल बी रनिंग बोथ द सीरीज साइमल्टेनियसली। मैं ऑफिस वाले काम भी आपको सिखाऊंगा कभी, और कभी आपको लॉ भी सिखाऊंगा। अब क्या बड़े बड़े महान महान लोग आए हैं तो उनको लॉ सीखना है, तो मैं लॉ से चालू कर रहा हूँ। अगर महान लोग नहीं आते, तुम 2-3 तकले आते, तो मैं तुमको रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, जो ऑफिस में तुम काम करते हो वो सिखाता। सीखना आज नहीं तो कल दोनों है, ठीक है ना? तो जीएसटी कंप्लीट कब हो जाएगा? तब प्लेलिस्ट 1 प्लेलिस्ट 2 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपका जीएसटी दोनों एंगल से कंप्लीट होगा। लेकिन कोई क्लाइंट आपको आके डेफिनेशन ऑफ सप्लाई नहीं पूछने वाला कि बताओ डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप बात करते हो तो आपको एग्जाम में आएगा कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है ना? क्योंकि जीएसटी का लॉ हम पढ़ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लॉ। तो आज हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जीएसटी का अगर आपने चैप्टर नंबर 1 देखोगे तो मोटा मोटी 34 लॉज है जीएसटी के, 34 एक्ट है जो हमें पढ़ने होते हैं। तो उतने एक्ट में का कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं हम? क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे एक्ट है ना, जितनी स्टेट्स है उतने सारे स्टेट्स का हर एक अपना खुद का एक्ट है। तो महाराष्ट्र जीएसटी भी एक्ट है। तो जब मैं सेक्शन, अभी आज मैं आपको सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेक्शन 7, जो सप्लाई के ऊपर बात करता है कि व्हाट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। तो जब सेक्शन में बोलूंगा और कोई एक्ट का नाम नहीं बोलूंगा, मैंने खाली सेक्शन बोला और एक्ट का नाम नहीं बोला, तो आपको अज्यूम कर लेना है बाय डिफॉल्ट कि मैं CGST एक्ट 2017 की बात कर रहा हूं। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? CGST एक्ट। CGST एक्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। मतलब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ते हैं। अब मुझे आपको एक बात और बतानी है, CGST इज इक्वल टू SGST। जितने भी SGST के एक्ट है दुनिया में, हमारे देश में जितने भी एक्ट है, वो सारे के सारे 99.99% सेम है। 0.1% अलग हो सकते हैं। केरल में थोड़ा सा अलग है, अभी जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अलग है, हल्का फुल्का उनमें डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस अपनी ज्यादा मायने नहीं रखता। मैक्सिमम आपका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? CGST का। तो आपने अगर CGST पढ़ लिया तो समझ लो आपको SGST ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो मैं आपको CGST का रेट बताऊंगा, अगर 9% है तो आपको एज्यूम करना है कि SGST का भी रेट कितना होगा? 9% होगा। अगर मैंने बोला कोई प्रोडक्ट CGST में एग्जाम्प्ट है, तो वही प्रोडक्ट कहाँ पे भी एग्जाम्प्ट हो सकता है? SGST में भी। क्योंकि अगर आप समझ रहे हो ना, मैंने अगर प्रोडक्ट को CGST में एग्जाम्प्ट किया और SGST में एग्जाम्प्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसके ऊपर आधा ही GST लग जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या तो CGST SGST दोनों लगेंगे, या CGST SGST दोनों नहीं लगेंगे, ठीक है ना? अब CGST कब लगता है, SGST कब लगता है, उसके लिए आपको लेक्चर नंबर या चैप्टर नंबर 1 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें वो सब कवर हुआ है। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, आई एम नॉट गोइंग एंड रिवाइजिंग ऑल दोस थिंग, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग करने का पर्पज ये था कि जिन लोगों का लेक्चर मिस होगा, दे आर सपोज टू गो बैक एंड सी द लेक्चर सो दैट दे कैन कंटिन्यू द नॉलेज। तो आपको मैंने क्या पढ़ना है जीएसटी के लिए वो बता दिया। 7 लेक्चर्स अब तक अपलोड हो चुके हैं। आपको सातों के सातों लेक्चर देखने हैं, ठीक है? उसके नोट्स बनाने हैं। और अगर आप लोगों को डाउट होता है किसी भी चीज में, वो मुझे आपको पूछना है, ताकि मैं अगले लेक्चर्स में उसको कवर कर लूं।
तो आप बात भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि रिकॉर्डेड लाइन है तो आपको डेड बॉडीज के जैसे बैठना है, मुर्दे की तरह बैठना है कि नहीं हम बोलेंगे हमारा आवाज आ जाएगा। आने दो, कुछ नहीं, यूट्यूब पे भी हमारे जो व्यूअर है लेट देम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बच्चे बैठे हैं और उनको कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, और उनको भी समझने दो कि मैं कैमरा में देख के क्यों नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ वहां देख के पागल के जैसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को देखना पड़ रहा है। ओके, तो यू कैन हैव अ बोथ वे कम्युनिकेशन, आप पूछो बिंदास जो आपको नहीं समझता है। थोड़ा लीगल है तो चाय वगैरह तगड़ी पीनी पड़ती है, तो बिजनेस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाय वगैरह आते रहे, नहीं तो लोग गिरते हुए मिल जाएंगे आपको 2-2 घंटे के बाद। ठीक है, ऑलराइट, सो हमें सप्लाई पढ़ना है। सप्लाई क्यों पढ़ना है? क्योंकि मैंने अब हमेशा बोला एक सेंटेंस, हैविंग गुड्स एंड सर्विसेज विल नेवर अट्रैक्ट जीएसटी। मतलब आपकी दुकान में बहुत सारे गुड्स रखे हुए हैं, आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी का ट्रिगर पॉइंट नहीं है वो। आपके पास गुड्स है तो जीएसटी आप गवर्नमेंट आपसे कब कलेक्ट करेगी? जब इन गुड्स का क्या होगा? सप्लाई होगा। कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं सेल होगा, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, गुड्स का क्या होगा? सेल होगा तो जीएसटी लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, सेल नहीं, सप्लाई। तो सेल बड़ा वर्ड होगा कि सप्लाई बड़ा वर्ड होगा? सप्लाई बड़ा वर्ड हो गया, क्योंकि सेल के अलावा भी गुड्स सप्लाई हो सकता है। जैसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना, सेल है क्या? नहीं, सेल नहीं है, क्या है? सप्लाई है, ट्रांसफर हो गया गुड्स। ठीक है ना? मैंने आपको मोबाइल के मैंने महंगा वाला मोबाइल दिया और आपसे सस्ता वाला मोबाइल दिया, या मैंने आपको मोबाइल दिया और आपसे लैपटॉप ले लिया, ये क्या हो गया मेरा? एक्सचेंज या बार्टर हो गया। एक्सचेंज और बार्टर में फर्क क्या है? एक्सचेंज में हम पुरानी गाड़ी देके नई गाड़ी लेते हैं, दैट इज एक्सचेंज। मतलब सेम प्रोडक्ट जाता है और सेम प्रोडक्ट आता है, उसको क्या बोला जाता है? एक्सचेंज। ठीक है ना? बार्टर में क्या बोला जाता है? मैं गेहूं दिया आपको, आपने मुझको चावल दिया। मैंने आपको वीट दिया, आपने मुझको राइस दी, उसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें कंसिडरेशन मॉनेटरी नहीं है। कंसिडरेशन कैसा नहीं है? मॉनेटरी। मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब आज बार्टर और एक्सचेंज आप ज्यादा नहीं करते। आप ज्यादा क्या करते? दुकान में पैसे लेके जाते हो, यू पे द कंसिडरेशन, और बदले में आपको कोई ना कोई गुड्स या सर्विस वो देते हैं। तो सेल में, सेल जब भी हम बोलते हैं तो सेल में मॉनेटरी कंसिडरेशन यूजुअली इन्वॉल्व होता है, उस ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? सेल। लेकिन यहाँ पे बार्टर भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ गुड्स भी हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। ठीक है ना? मैंने आपको कुछ चीज यूज करने दी, यूज करने। सेल क्या होता है? सेल में आपको ओनरशिप देनी पड़ती है। तो ये चीज मैंने आपको बेच दी, सेल किया, तो वो सेल हो गया। लेकिन विनायक सर बोले सर मेरा वैक्यूम खराब हो गया, आपका वैक्यूम मुझको दे दो 3 दिन के लिए। मैंने बोला हाँ लेके जाओ। तो मैंने सेल नहीं किया, मैंने अलाउिंग यूज किया। मैंने बोला आप इसको यूज कर सकते हो। झूम कार करके कंपनी, पता है आपको, बैंगलोर वगैरह में, उस झूम, मुंबई में भी होती है। झूम कार में क्या होता है? झूम कार में आप क्या करते हो? आपके पास गाड़ी नहीं है, आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो? झूम कार बुक करते हो, तो आपको गाड़ी मिलती है ड्राइवरलेस। ड्राइवरलेस मतलब आप खुद ही जाके उसको चलाना रहता है, गाड़ी आपको भाड़े पे मिलती है। 3-4 दिन पिकनिक पे जाओ, गाड़ी घुमाओ, रिटर्न लाके दे दो। तो क्या फ्री में देंगी क्या वो गाड़ी के? आप मालिक बन गए क्या? नहीं। तो सेल हुआ है क्या? सेल ऑफ कार हुआ है क्या? नहीं। लेकिन सप्लाई हुआ है क्या? सप्लाई हो चुका है, लेकिन सप्लाई गाड़ी का नहीं हुआ, गाड़ी को यूज करने का हुआ, तो सर्विस हो गया वो। तो ये सब बातें कहाँ पे लिखी गई है? इस चैप्टर में लिखी गई है कि देखो भैया, आपको अगर जीएसटी का चार्जेबिलिटी समझना है तो आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, सप्लाई। सीए इंस्टीट्यूट है, उसने ज्यादा नहीं 102 पेज लिख दिए कि सप्लाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो आपको 100 पेजेस का लॉ पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आएगा लीगली कि सप्लाई क्या होता है। आई ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें बहुत ज्यादा कुछ कुछ टेक्निकल बातें भी लिखी गई है जो शायद आपके काम की नहीं है, तो उसको नहीं भी पढ़ेंगे तभी भी चलेगा। लेकिन जितनी काम की है उससे ज्यादा तो मैं, जितनी काम की उससे ज्यादा ही मैं बोलूंगा, उतना तो मैं मेरा आपके लिए प्रॉमिस है। अब जो एकेडमिक्स पर्पज के लिए भी पढ़ रहे हैं बच्चे, जो खाली नॉलेज के लिए यहाँ पे नहीं पढ़ने आए, एकेडमिक्स मतलब जिनकी एग्जाम्स वगैरह होने वाली है और जीएसटी के बाप बनना चाहते हैं आने वाले टाइम में, उनको सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज इतना याद होना चाहिए। एक्ट कैसे बनता है? कोई भी एक्ट चैप्टर्स में डिवाइड होता है, चैप्टर सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन सब सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सब सेक्शन क्लॉजेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है ना? तो आपको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज यहां तक आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप किस पर्पज के लिए पढ़ रहे हो। तो एकेडमिक पर्पज के लिए पढ़ रहे हो, जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो ज्यादा सेक्शंस वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो, अच्छे से ही पढ़ लो। 4 बार अगर आप लिख लेते हो तो आपको याद होना चालू हो जाता है। ठीक है? चैप्टर ओवरव्यू दिया है, यहाँ पे उन्होंने बातें की है कि सप्लाई होना जरूरी है, रिलेवेंट डेफिनेशन है, जब जब काम आएगा तब हम डेफिनेशन पे जंप करेंगे और डेफिनेशन देखेंगे। बिना बिना लॉ देखे अगर डेफिनेशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा या टाइम लगेगा। सर
सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस कहाँ कहाँ से चालू होते हैं, तो मैं आपको एक लिस्ट बनाना अभी से चालू कर रहा हूँ। आप लोग आराम से बनाना, घाई मत करो, आपको जब समझ में आएगा तब आप लिखो। आप तब तक मत लिखो जब तक आपको समझेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब रिकॉर्डेड लाइन पे तो आप कभी भी जाके उसको रिव्यू कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ रहे हैं, इसके सेक्शंस पढ़ेंगे। इसका सेक्शन 1 क्या होगा पता है आपको, स्कोप, एक्सटेंड, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी। मतलब जीएसटी लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी का स्कोप क्या है, तो मैंने बोला जब भी गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई होगा तब क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। एक्सटेंड क्या है, एक्सटेंड मतलब होल ऑफ इंडिया। जीएसटी लॉ कहां तक लगता है, तो मैंने बोला क्योंकि ये सीजीएसटी एक्ट है, ये कहां तक लगेगा, पूरे इंडिया पे लगा। लेकिन अगर मैं महाराष्ट्र जीएसटी बोलता तो पूरे महाराष्ट्र पे लगता, तो गुजरात में महाराष्ट्र जीएसटी नहीं लग सकता ना, तो ये सेंट्रल का है तो पूरे इंडिया में लगेगा। टाइटल मतलब इसका नाम, इसका शॉर्ट टाइटल होता है, वो सब इनकम टैक्स में कवर होगा। इनकम टैक्स के लेक्चर देख लो, ये सब क्या होता है, इनकम टैक्स में कवर हुआ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और एप्लीकेबिलिटी मतलब जीएसटी लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ, कोई बता सकता है कब से एप्लीकेबल हुआ, चैप्टर नंबर 1 में मैंने कवर किया, कब से एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी लॉ कब से एप्लीकेबल हुआ, मैंने पूरा लॉन्च डेट दिखाया था, 1 जुलाई 2017। एक्चुअली 30 जून की रात को ही हुआ था 12 बजे, लेकिन वो 1 जुलाई 2017 कंसिडर होता है। लेकिन ये राइट है क्या, ये राइट है, 1 जुलाई 2017 राइट है, लेकिन 100% राइट नहीं है। जम्मू कश्मीर में कब से आया किसी को पता है, 8 तारीख से आया, 8 जुलाई 2017 से आया। ये खाली किसके लिए आया, जेएनके के लिए। जेएनके ने एक हफ्ता लगा दिया जीएसटी को लाने के लिए, ठीक है ना। तो एप्लीकेबिलिटी में 2 तारीख है अलग अलग, पूरे इंडिया में 1 जुलाई से आया और जम्मू कश्मीर में 1 हफ्ता लेट हुआ। ओके, फिर आगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या होता है, किसी भी एक्ट का, जिंदगी में कोई भी एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, सेक्शन 2 में क्या होता है, सेक्शन 2 में क्या होता है, डेफिनेशन होते हैं। डेफिनेशन मतलब क्या, हमारे लॉ में बहुत सारे वर्ड यूज किए रहेंगे, उस वर्ड का कुछ मीनिंग होना चाहिए ना। जैसे हम पर्सन बोलेंगे, अरे पर्सन का मीनिंग क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। गुड्स बोलेंगे तो गुड्स का मीनिंग अलग अलग एक्ट में डिफाइन किया गया है। जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है गुड्स एंड सर्विस की है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस के ऊपर आप क्या लगाते हो, जीएसटी लगाते हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा है, भारतीय संविधान में भी गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है। सोगा करके एक एक्ट है, सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें भी गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है। एक्साइज ड्यूटी में गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है, कस्टम्स लॉ में गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है। ऐसे हर लॉ में गुड्स को डिफाइन किया गया अलग अलग, और हर लॉ की डेफिनेशन अलग अलग है। तो जीएसटी लॉ में गुड्स का मतलब क्या होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो डेफिनेशन बोला तो कौन से सेक्शन में हम जाते हैं, सेक्शन नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है ना। तो सेक्शन नंबर 2 हम बैठ के कभी पढ़ते नहीं, क्योंकि जब वो वर्ड आता है तभी हम उसकी रिलेवेंट डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा होता है सेक्शन 2। अब सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ये फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। क्यों सर ये फाइनल लेवल पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी अथॉरिटीज की बात की जाती है। जीएसटी जीएसटी अथॉरिटीज मतलब जीएसटी में कमिश्नर कौन है, ज्वाइंट कमिश्नर कौन है, एडिशनल कमिश्नर कौन है, डेप्यूटी कमिश्नर, हाँ उसके हायरार्की, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट कैसे बनता है, उनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उनके राइट्स एंड पावर क्या होंगे, ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होंगे, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें आप खाली याद रखो कि जीएसटी अथॉरिटीज के बारे में लिखा है, उनका अपॉइंटमेंट, उनकी पावर, जीएसटी अथॉरिटीज क्या कर सकती है, उनका हायरिंग कैसे होगा, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले 6 सेक्शन में क्या लिखा है मैंने आपको बता दिया। 1 में क्या लिखा है, स्कोप, एक्सटेंड, टाइटल, ठीक है ना। दूसरे में क्या लिखा है, डेफिनेशन। 3, 4, 5, 6 में क्या लिखा गया है, जीएसटी अथॉरिटीज के बारे में लिखा गया है। मैं आपको ये पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, सेक्शन 7 पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। सेक्शन 7 में 3 सब सेक्शन है, सब सेक्शन नंबर से होते हैं। तो 1 होगा, फिर 1A है, ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो जिंदगी में सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी है, लेकिन वो चालू नहीं है, जो एक्टिव है मैं खाली उतना ही बता रहा हूं। तो ये 1A एंड 2 है। 1 में फर्दर 4 क्लॉजेस है, ठीक है ना। तो ये A होगा, तो उसके आगे क्या होगा, AA, फिर उसके आगे क्या होगा, और फिर उसके आगे क्या होगा, C, ठीक है ना। तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा धीरे धीरे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्लॉजेस, इसको क्या बोलेंगे, सबसेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सेक्शन। रीड कैसे किया जाता है,
क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7, ऐसे रीड किया जाता है। क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ऐसे इसको प्रॉपरली रीड किया जाता है। लेकिन लिखा कैसे जाता है? अगर शॉर्टकट में लिखना होता है सेक्शन 71A, तो हम ऐसे भी बोलते हैं 71A। तो 71A 1 ब्रैकेट में लिखा मतलब वो सबसेक्शन है, ए ब्रैकेट में लिखा तो क्लॉज है। अब इसको भी 71A ही बोलेंगे हम, ये भी तो 71A है ना। देखो ना, रीड करने जाओगे तो ऐसे ही रीड आएगा ना, 71A 71A। लेकिन ये 1A जो है कैपिटल में लिखा गया है, ये सब सेक्शन है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ जो है वो क्या है? क्लॉज है। वो 1 का क्लॉज है, 1 के अंदर लिखा गया है, 1A अलग से लिखा गया है। मैंने क्या बोला, समझा आपको? ये थोड़ा आपको लीगल अरेंजमेंट बता दिया। अब कोई कोई चीज है जैसे 71C, ये जो है ना 71C में लोग गवर्नमेंट को सी बना देते। सी मतलब समझता है तुम लोगों को? क्या नहीं समझता? तो तुम सी हो। सी मतलब हम लोग प्यार से गाली नहीं देते एक दूसरे को। हाँ, वो मयूर, मयूर है जैसे पकड़ लो, ठीक है ना। उसको देखते ही मन में एक वर्ड आता है तो वो वर्ड हो गया, ठीक है ना। तो सी एक वर्ड होता है। तो लोग हमेशा गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ये नहीं बताते कि देखो देखो हम जो कर रहे हैं वो सप्लाई है, उसके ऊपर जीएसटी लगा दो, हमको बहुत मजा आ रहा है जीएसटी भर के। लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्या बताते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सप्लाई ही नहीं है। और अगर आप लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि जो आप एक्टिविटी करते हो वो सप्लाई नहीं है, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे सर आपको एक एग्जांपल देता हूं, वॉलेट किधर गया मेरा, वॉलेट निकालता हूं, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल देना है, ठीक है ना। सप्लाई का मतलब पहले समझो। सप्लाई मतलब वो ट्रांजैक्शन बिजनेस का होना चाहिए। 71A में क्या लिखा है? एकदम सिंपल बात की गई, बिजनेस को होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात लिखी गई है, जो एक्टिविटी हुई है वो सेल, एक्सचेंज, बार्टर, मतलब सप्लाई होना चाहिए। मतलब कुछ चीज मेरे यहाँ से आपके यहाँ पे जानी चाहिए, कोई एक सप्लाई होना चाहिए, कोई एक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्टिविटी हुई नहीं है तो फिर सप्लाई कैसे होगा? नथिंग होगा तो नथिंग का तो कोई सप्लाई हुआ नहीं। आज हम आके बैठे हैं बस, कुछ नहीं किया तो सप्लाई हुआ ही नहीं। तो कुछ तो एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। एक एक्टिविटी है, बिजनेस की है, उसमें कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब क्यूड प्रो क्यो, लैटिन में बोलते हैं उसको। समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब होता है कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, इसलिए आप कर रहे हो, ठीक है ना। उन्होंने नहीं बोला पैसे मिलने चाहिए, उन्होंने बोला कुछ तो मिलना चाहिए। तो कंसिडरेशन यूजुअली पैसे में होता है, तो हम पैसा मान के चलते हैं। तो बिजनेस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, और दो अलग अलग लोग होने चाहिए, तभी तो एक्टिविटी हो पाएगी ना। मैं अगर कुछ दे रहा हूं तो लेने के लिए कोई तो रहना चाहिए। ये हो गया 71A की भाषा, सिंपल भाषा में। 71C में देखो अभी होने क्या वाला है, ठीक है ना। 71C में हम गवर्नमेंट को प्रूव कर रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो सप्लाई नहीं है। तो गवर्नमेंट ने डीमिंग फिक्शन मारा है कि नहीं मानो कि करना है, मानना पड़ेगा आपको। लेकिन पहले लोग क्या करते थे बताता हूं। मेरे इस हाथ में दर्द हो रहा है, लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है, मैंने मेरे राइट हैंड से बात की, सुनना थोड़ा मसाज कर देगा क्या? मेरा राइट हैंड बोलता है नहीं करूंगा। मैंने बोला करना पड़ेगा, बोलता है पैसे लूंगा। मैंने बोला बस इतनी छोटी बात। मैंने लेफ्ट हैंड से पैसे उठाए, राइट हैंड में पैसे रखे, राइट हैंड बड़ा खुश हो गया, राइट हैंड ने पैसे इधर रखे और इसने इसको मसाज दिया। ये सप्लाई है कि नहीं? इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? ये 500 रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ये बात है, बताओ। जो ज्ञानी है वो बताओ। नहीं लगेगा तो आपको बताना भी है ना कि क्यों नहीं लगेगा। तो आपका मैंने आपका आपने क्या रीजन दिया कि सिंगल पर्सन है, ठीक है ना। मैंने पैसे क्यों रखे? क्योंकि अगर कंसिडरेशन अगर नहीं रखता तो आप चिल्लाना ही चालू हो जाते, अरे पैसे ही नहीं है जीएसटी किसके ऊपर लगाओगे। इसलिए मैंने पैसे का एलिमेंट पहले ही रखा कि पैसे है। एक्टिविटी हुई कि नहीं? कौन सी एक्टिविटी हुई? मसाज की एक्टिविटी हुई, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। वही अगर किसी अच्छे से थाईलैंड में जाके किसी अच्छे से अगर नारी से अगर मसाज करा के लेता तो चलो थाईलैंड ज्यादा दूर हो गया, अपन गोवा में जाते। गोवा में जाके मैंने सुना है वो रशियन मसाज वगैरह कुछ होता है। अरे होता है, ऐसे क्या कर रहे हो? कंसिडरेशन होगा कि नहीं? होगा ना, सप्लाई ऑफ सर्विस ही है ना। वहां पे जीएसटी लगेगा, लगना चाहिए, वहां पे लगना चाहिए। तो उस मसाज और इस मसाज में क्या फर्क समझ रहे हो? वो बिजनेस है,
नहीं, सच बोला उसने। वो क्या है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, मेरा मसाज करना बिजनेस नहीं है। तो पहला तो वो एलिमेंट समझो, बिजनेस नहीं है। तो लोग क्या प्रूव करते थे कि जो मैंने किया वो क्या नहीं है, और आपने भी अगर ये प्रूव किया सच में आपको टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि बिजनेस ही नहीं होगा तो जीएसटी फेल हो गया ना। अब बताओ, मैं सुबह आया घर से रेडी होके, मेरी माँ ने बोला बेटा अभी तू लेक्चर चालू करने से पहले नाश्ता कर ले। मैंने नाश्ता किया, ठीक है ना। मान लो मेरी माँ ने पैसे भी मांग लिए, मैंने 2000 दे दिए नाश्ते के, घर पे तो नाश्ता के पैसे दे दिए, समझो कंसिडरेशन है। सप्लाई ऑफ सर्विस है कि नहीं है? नहीं है। मतलब जीएसटी, मेरी माँ मेरे से जीएसटी लेगी कि नहीं लेगी? नहीं। क्यों नहीं लेगी? मैकडोनल्ड में जाते तो देना पड़ता ना, होटल में जाते तो जीएसटी देना पड़ता 5%। तो माँ और होटल में क्या फर्क है? गुड्स तो दोनों ने दिया, उधर भी इडली खाया इधर भी इडली खाया। नहीं, लव एंड अफेक्शन तो जीएसटी लॉ में ऐसा कुछ नहीं, लव एंड अफेक्शन में भी दोगे तभी भी जीएसटी लग जाता है। फर्क वही है जो आपने पहले पकड़ा, कि होटल के लिए वो क्या है? बिजनेस है, और माँ के लिए वो बिजनेस नहीं है। तो ऐसे आपको धीरे धीरे एक एक एलिमेंट समझना पड़ेगा। समझा आपको मैंने क्या बता रहा हूं? तो अगर आपने ये प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि जो आपने किया वो बिजनेस नहीं था, या आपने जो प्रूव अपनी जो एक्टिविटी की उसमें कंसिडरेशन नहीं था। दो बातें समझो, जिंदगी में ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ये गाली है, बी और सी। जिंदगी में बी और सी का दोनों का होना जरूरी है, तभी जीएसटी लगता है। मतलब बिजनेस का भी होना जरूरी है और कंसिडरेशन का भी होना जरूरी है। दोनों होगा तो 7(1)(a) लगेगा। क्या लगेगा? 7(1)(a) लगेगा। दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो 7 लगेगा ही नहीं, मतलब सप्लाई हुआ ही नहीं। मतलब जो किया आपने, वो आप एक बुड्ढी जा रही थी, रास्ता क्रॉस कर रही थी, आपने उसको रास्ता क्रॉस करवा दिया, तो एक्टिविटी की आपने, एक पर्सन से दूसरे सर्विस दिया ना आपने, तो जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? दो चीजें बताओ ना, एक तो बुड्ढी ने आपको कुछ नहीं दिया, आशीर्वाद दिया बेटा तुम्हारा भला हो, क्या आशीर्वाद कंसिडरेशन होता है? नहीं, आशीर्वाद कंसिडरेशन नहीं होता। तो दूसरा, और बताओ ना, क्या रास्ता क्रॉस करवाना तुम्हारा धंधा है? नहीं तो रोज नाके पे खड़ा रहना पड़ेगा ना फिर, तो वो भी नहीं। अरे होता है। आप हिमालय में हम गए थे, बताओ, वहां पे रास्ता नहीं होता, वहां पे रिवर होती है। इस माउंटेन से उस माउंटेन पे अगर जाना है तो रिवर क्या बोलते हो, रिवर रैपलिंग से करना पड़ता है, जिप लाइनिंग से जाना पड़ता है। तो जिप लाइपिंग वाले आपको, लाइनिंग वाले के आपको फ्री में नहीं करवाएंगे क्रॉसिंग, तो वहां पे वो जीएसटी लग सकता है। क्यों? अगर रिवर क्रॉस करवाना है आपको, यहाँ से यहाँ लेके जाना है, तो लाइनिंग से लेके जिप लाइनिंग से लेके जाना है, तो वो तो क्या करेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे, और वो लोग रोज सुबह आके वही करते हैं। मतलब उनके लिए वो क्या है, मतलब उनका बीसी इस्टेब्लिश हो गया। जिसका बीसी इस्टेब्लिश हो गया उसको जीएसटी लगना है, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। और जिसका बी और सी दोनों इस्टेब्लिश नहीं हुआ, वहां पे जीएसटी नहीं लगना है। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? किसी का बी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, मतलब बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, लेकिन सी है, सी है, कंसिडरेशन है, तो भी जीएसटी लग सकता है। कहां पे लग सकता है? तो 7(1)(b) में वो चीजें लिखी गई है। जिसके जिंदगी में बी नहीं है वो बी में जाएगा। मैंने कैसे याद रखा है? अगर बी मिसिंग है तो वो एक्टिविटीज कहां पे जाएंगी? बी में जाएंगी। तो वैसे ही जिसके जिंदगी में सी मिसिंग है, मतलब कुछ कुछ लोग बोलते थे जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां पे टैक्स ही नहीं भरेंगे। जहां कंसिडरेशन नहीं है वहां पे क्या नहीं भरेंगे? टैक्स नहीं भरेंगे। आपको पता है बहुत बार गुड्स जो होते हैं वो डिलीवरी चालान पे जाते हैं। ई वे बिल वगैरह बनाते हो तो डिलीवरी चालान मतलब क्या? बेचा नहीं है गुड्स, खाली गुड्स डिलीवरी के लिए जा रहा है। अभी डिलीवरी होगी, बस पैसा कब आएगा? पैसा अगले महीने भी आ सकता है। तो वो ट्रेडर बोल सकता है ना कि मैंने जो किया वो सप्लाई नहीं, मैं तो जीएसटी चार्ज ही नहीं करूंगा। तो हमने कभी कभी बता के रखा है उनको कि सुनो, जरूरी नहीं कि लाइफ में हर बार कंसिडरेशन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि क्या नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा, तो 7(1)(c) लगेगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? देखो 7(1)(a) में मैंने क्या बताया आपको,
7(1) में मैंने क्या पढ़ा है आपको कि आपको दो शब्दों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है, बीसी के ऊपर रखना है, ठीक है ना। 7(1) में मैंने क्या रखा, बोला बी नहीं है, बी और सी दोनों होगा तो ही जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जो आपने एक्टिविटी की उस पर बी नहीं है, वो कहाँ पे लिखी गई है, वो 7(1) में लिखी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे बी नहीं है मतलब, लेकिन क्या होगा, सी तो होना चाहिए ना, बी और सी दोनों होना चाहिए था, तो बी नहीं तो एटलीस्ट क्या है, सी है। और 7(1) में क्या लिखा है मैंने बताया आपको, बिजनेस तो है लेकिन क्या नहीं था, कंसिडरेशन नहीं था। मतलब इतना 3 सेक्शन को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इतना तो कंफर्म है कि अगर दोनों नहीं होंगे, दोनों मतलब बी भी नहीं होगा और ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं बना अभी तक जिसमें उसको सप्लाई बनाया गया, दोनों होंगे तो 7(1) लगेगा, बिजनेस नहीं होगा, कंसिडरेशन है तो 7(1) लगेगा, ठीक है ना। और 7(1) में क्या है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन जो आपने काम किया है वो बिजनेस एक्टिविटी है, तो 7(1) लगेगा। अब ये जो है ना, ये लास्ट वाला जो है ना, इसको डीम्ड सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मतलब ये सप्लाई नहीं है, ये क्या है, डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का मतलब होता है व्हाट इज व्हाट इज व्हाट इजंट इज व्हाट इजंट इज इफ लॉस इज। हिंदी में बोलता हूं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो है अगर कानून में लिखा है, ठीक है ना। तो 7(1) में जो लिखा है वो सप्लाई नहीं है, बता रहा हूं ना, सप्लाई नहीं है, क्योंकि सप्लाई होने के लिए सी का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कानून में लिखा है कि ये सप्लाई मानना ही पड़ेगा, तो तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि कानून में लिखा है ना। लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि नॉर्मल कॉमन सेंस से वो सप्लाई नहीं था, क्योंकि सप्लाई बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। कौन से दो चीजों का होना जरूरी है, बिजनेस का भी होना जरूरी है और कंसिडरेशन का होना भी जरूरी है। तो ऐसा होगा ना कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको गवर्नमेंट को क्या बनाना था, नहीं, सप्लाई बनाना था। क्या बनाना था, सप्लाई। और सप्लाई क्यों बनाना था, गवर्नमेंट बिना मतलब का मजे आने के लिए लॉ लिखेगा कि जीएसटी लेने के लिए लॉ लिखेगा, जीएसटी लेने के लिए लॉ लिखेगा। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी चाहिए था जिसमें कंसिडरेशन भी नहीं है। इसका हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं, आपने बचपन में अगर मस्ती की होगी तो ही आपको ये सब ज्यादा समझ में आता है। लॉ मेकर जो था ना, वो लास्ट बेंचर था, जिसने भी लॉ ड्राफ्ट किया ना वो लास्ट बेंचर था। लास्ट बेंचर ना बड़े हरामखोर होते हैं, ठीक है ना। तो आपने रबर वाला गेम खेला है कभी, जैसे टीचर लेक्चर ले रही है, सब बच्चे शांत बैठे हैं, और आपको पता है बचपन में कोई कोई एक एक बच्चा बीच के लेक्चर के बीच में ऐसे करता है। बताओ ऐसे क्यों कर रहा है वो, नीचे से क्या कर रहे हैं लोग, जो उसके पीछे बैठ रहे हैं वो क्या करते हैं, उसको ऐसा रबर पकड़ते हैं, ऐसा खींचते और छोड़ देते हैं अचानक से। अब आप तो प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आपको तो नहीं पता ना। अच्छा, कोई आपको बोल के मारेगा तो एटलीस्ट यू विल होल्ड योर बॉडी की मार, लेकिन फिर उसमें हम लोगों को मजा ही नहीं आता। मजा तो तभी आता है जब आप अनप्रिपेयर्ड हो और आपकी मारी जाए, ठीक है ना। तो बैक बेंचर ये बड़े अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा, उसके पास ये भी चॉइस नहीं है कि मैडम को बोल दे कि मैडम ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि रबर का जो एडवांस वर्जन है वो कंपास है, कि अभी रबर से काम चला लेते, नहीं तो फिर ये लोग के पास बाद में ये लोग नहीं, क्योंकि कंपास का क्या यूज है लास्ट बेंचर को पूछो खाली, बाकी कंपास पता है ना तुमको भी, क्या पता है, करकटक, हाँ, जिसको तुम मराठी में बोलते हो, उसका और कोई यूज नहीं था, उसका यही, हाँ, उसका यही यूज था कि सामने वालों को डराया जाए कि देख भाई ये जाए नेक्स्ट ये है। कभी कभी कर्मा हैपेंस, कर्मा के ऊपर बिलीव करते हो आप, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है ना। तो मतलब आपने जो किया है आपके साथ होता है। अब आगे वाला बेचारा जो है वो बैक बेंचर्स की कुछ उखाड़ तो नहीं पाता, लेकिन फिर वो गाली देते रहता है, मनी मन में शराब देते रहता है कि तेरे साथ ऐसा हो, तेरा वैसा हो, तेरी बाइक एक्सीडेंट हो, क्योंकि वो शराब देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता ना, ताकत नहीं है उसमें। तो कभी कभी भगवान उसकी बात सुन लेता है और वो सामने वाले को जोर से मारने के लिए और जोर से जब खींचता है तो रबर इस साइड से टूटता है और फिर उसको लगने के बजाय अपने को लगता है। ये समझ रहा है आपको? तो 7(1) जो है ना, वो रबर का एक्सटेंडेड वर्जन है। रबर दिखने के लिए अपने को कितना दिखता है, इतना सही दिखता है मान लो, लेकिन स्ट्रेच करेंगे तो इतना हो जाता है वो, रबर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है।
तो लॉ भी रिजिड नहीं होना चाहिए, लॉ लोखंड के जैसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपांड होगा ही नहीं। नहीं तो लोग क्या करना चालू करेंगे, अगर ये लॉ है तो लोग बोलेंगे हमारा जो एक्टिविटी वो यहां आता है ना। इसको एम्बिट ऑफ लॉ बोलते हैं। एम्बिट ऑफ लॉ मतलब समझ रहे हो ना, अगर आप यहां आ जाते तो इसके ऊपर चार्ज लग जाता, टैक्स लग जाता। लोगों को टैक्स भरने में इंटरेस्ट नहीं है। आप इंडिया में हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, देश में हमारे लोग कैसे हैं और तुम कैसे हो। तुम्हें टैक्स भरने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम पैदा होते ही टैक्स की चोर पैदा हो जाओ। तुमको आज भी अगर मौका मिले तो तुम आज भी टैक्स की चोरी करो। आप बोले सर हमने नहीं की, तुमको मौका नहीं मिला। जब जिंदगी मौका देगी तो तुम एक कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि टैक्स भरेंगे, देश चलाएंगे, रोड बनाएंगे, डिफेंस होगा। टैक्स की चोरी कैसे करेंगे पहले वो बताओ। तो अगर एम्बिट इतना ही होता, चार्ज अगर इतना ही होता और यहाँ पे अगर आप फॉल होते तो टैक्स लग जाता, तो आप दिखाते थे कि मैं यहाँ पे हूं, मतलब मैं चार्ज के बाहर हूं। और अगर इस लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी का अगर ऑप्शन नहीं होता तो सच में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो लॉ ने 7(1)(c) बनाया, बोला कि लॉ एक्सपांड हो सकता है। लेकिन जैसे रबर का फीचर है कि लॉ एक्सपांड तो हो सकता है लेकिन ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस, ओनली फॉर। नहीं तो फिर इस दुनिया में हर एक जो चीज हो रही है सब टैक्सेबल हो जाएगा। फिर इस हाथ का मसाज भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, जब भी एक्सपांडेड लॉ होता है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको, कि इसी सिचुएशन में लॉ को एक्सटेंड किया जा सकता है। ब्लाइंड पावर नहीं दे सकते हम ऑफिसर्स के पास कि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी चीज 7(1)(c) में लेकर आओ। नहीं तो फिर लॉ पढ़ाने की क्या मतलब ही क्या है ना। 7(1)(a) का कोई औकात ही नहीं बचा। फिर बताओ क्यों नहीं बचा। बिजनेस नहीं होगा तो 7(1)(b) में आप टैक्स लगा दो, और कंसिडरेशन नहीं होगा तो 7(1)(c) में टैक्स लगा। तो मेरे को ए को लिखा ही क्यों है, फिर लिखो ही मत ना। 7(1)(a) की इज्जत कम हो जाएगी अगर दुनिया की हर एक चीज डीम फिक्शन में आ जाएगी। तो डीमिंग फिक्शन में हर एक चीज नहीं आती। तो 7(1)(b) में क्या आएगा, उसकी लिस्ट है। 7(1)(c) में क्या आएगा, उसकी क्या है, लिस्ट के अलावा एक भी आइटम आप उसमें नया नहीं लेकर आ सकते। जो लिस्ट है उसके अलावा आप एक भी, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी और मेरी औकात में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की भी औकात नहीं कि उसमें एक आध नया आइटम वो लेकर आए। मतलब एक्सटेंडेड लॉ खाली लिमिटेड पर्पस के लिए ही लगता है, याद रखो। तो वो लिमिटेड पर्पस क्या है 7(1)(c) का, उसकी लिस्ट लिखनी पड़ेगी ना रे। मैंने क्या बताया, 7(1)(c) हर बार नहीं लगेगा, कुछ सिलेक्टेड सिचुएशन में लगे। तो सिलेक्टेड सिचुएशन कहां पे, उसकी एक लिस्ट होगी। वो लिस्ट गवर्नमेंट ने शेड्यूल 1 में लिखी गई है। कहां पे लिखी गई है, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में 4 पैरा है। कितने पैरा है, 4 पैरा है, ठीक है ना। उसको आप परी के नाम से याद रखोगे। किसके नाम से याद रखोगे, परी। तो परी के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। परी के ऊपर क्या लगता है, कंसिडरेशन नहीं होता तभी भी। और ये 4 ही आइटम है जिसके ऊपर लग सकता है, उसके ऊपर उससे ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। टाइम आने तो मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो अपना फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, 7(1)(a) के ऊपर। जो पहला है बेसिक है वो तो समझो, जो मेन है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो अभी से आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सप्लाई होने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, 2। तभी तो सप्लाई होगा ना। जैसे आपने भी मुझे बता, आपने हाथ का मसाज किया, टैक्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि दिस इज सेल्फ सर्विस। मैंने ब्रश किया तो मेरे दांत बोल रहे कि अरे यार ब्रश किया, मेरा हाथ बोल रहा है दांत दांत से कि यार ब्रश किया, इतनी मेहनत की आपकी, आप पैसे तो दो ना। मेरे इस हाथ ने इस हाथ के नेल कट किए, ये आप पैसे मांग रहा है, पैसे दो इसको, दे दो ना। क्या बोल, अरे यार तुम कितने कंजूस हो यार, इस हाथ से इस हाथ में पैसे गए, क्या तुम्हारा लॉस हुआ। मांग रहा है बेचारा, नाराज है, नेक्स्ट टाइम नाखून नहीं काटेगा यार। हाँ, कितने कंजूस, मतलब उसमें भी कंजूसी। लेकिन जीएसटी मांगेगा तो दोगे क्या, नहीं बोलेगे ना, दिस इज आवर मैटर, पर्सनल मैटर है, हम लोग देख लेंगे हमारा क्या लेन देन है। तो तुमको जम नहीं रहा है ना एग्जाम्पल। हाँ, तो अभी मैं तुमको एक पूछ रहा हूँ, ये ब्रांच 1 है और ये ब्रांच 2 है। ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को गुड्स दिए, ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को गुड्स दिए। बताओ, पर्सनली है ना, क्योंकि दोनों भी तो सेम ही अभी आप अपने दो पर्सनली है।
या बिजनेस ऑपरेशन टीम ने बिजनेस टीम को सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा? बताओ, दो ब्रांच, एक, अरे दो ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो रहे, नहीं लगेगा ना? ये लॉ है, नहीं लगेगा, ये लॉ है, क्योंकि दो अलग लोग नहीं है, ये लॉ हो गया। लेकिन फिर 7(1) लगेगा। 7(1) क्या बोलता है? अच्छा, यहाँ पे कंसिडरेशन भी नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। कंसिडरेशन तो हटा ही दिया मैंने, तो 7(1) ऐसे बाहर ही आ गया, ये कंसिडरेशन नहीं है तो। फिर भी एक ब्रांच ने दूसरे ब्रांच को अगर गुड्स दिए या सर्विस दी तो टैक्स लगता है। अब बोलोगे कैसे लगता है, ये दो तो सेम ही है, कंसिडरेशन भी नहीं है, तभी तो 7(1) लिखा गया है ना। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच महाराष्ट्र में और ये ब्रांच कर्नाटका में है। महाराष्ट्र से गाड़ी कहां पे जा रही है? कर्नाटका में जा रही है। तो हमें आईजीएसटी का हिसाब रखने के लिए, कौन सा हिसाब रखने के लिए? आईजीएसटी का हिसाब रखने के लिए इसको सप्लाई बनाना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि इस ब्रांच के पास जो जीएसटी पड़ा रहेगा, जो तज्ञ लोग हैं उनको लिए बता रहा हूं, ये ब्रांच महाराष्ट्र में है ना, इसके पास जो क्रेडिट पड़ा रहेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का होगा। और ये अभी गुड सप्लाई कहां पे होने वाला है? कर्नाटका के ब्रांच से होने वाला है, तो वहां पे भी सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन एसजीएसटी कर्नाटका का लगेगा। और तुमको पता है कि महाराष्ट्र के क्रेडिट कर्नाटका के क्रेडिट के सामने सेट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग जीएसटी, जीएसटी में स्टेट रजिस्ट्रेशन होता है, कर्नाटका का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग, महाराष्ट्र का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग। तो आईटीसी आपको अलग लॉगिन पे दिखेगा और लाइबिलिटी अलग लॉगिन में आएगा, दो अलग अलग लॉगिन हो गए ना। तो इस लॉगिन का आईटीसी उस लॉगिन में यूज ही नहीं कर सकते आप। टेक्निकल प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आपको? अब कैसे किया जाएगा? तो यहां से यहां सप्लाई बनाना पड़ेगा, बिल मारना पड़ेगा। तो बिल मारने के टाइम पे तुम नहीं पूछोगे क्या गवर्नमेंट से, ये पागल हो गया क्या? सेलर भी वही और बायर भी वही, सेलर भी ए लिमिटेड है और बायर भी, ये खुद को खुद कैसा सेल कर सकता है? तो नॉर्मल सेल नहीं है वो डीम्ड सेल है। और ये क्यों किया गया उसका लॉजिक तुमको समझ में आना चाहिए, जो लोग काम करते हैं ऑफिस में रोज। इधर अभी आईजीएसटी लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, और वो आईजीएसटी का इधर क्या मिलेगा? उसको क्रेडिट मिलेगा आईजीएसटी का। समझ रहे हैं ना? ये वाली स्टेट आईजीएसटी भरेगी, अगली वाली स्टेट आईजीएसटी का क्रेडिट लेगी, और इसलिए आईजीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आईजीएसटी आई के सामने तो सेट ऑफ होता ही है, आई सी के सामने भी सेट ऑफ होता है, और आई एस के सामने भी, मतलब आई तीनों के सामने सेट ऑफ होता है। उसका रीजन ही है कि बैलेंस आउट करना है क्रेडिट। और जो मैंने अभी बोला, अगर नहीं समझा होगा तो 7 स्टेप मॉडल का मैंने लास्ट लेक्चर लिया है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेट ऑफ कैसे होता है। हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए किसके सामने क्या। सी और एस कभी एक दूसरे के सामने सेट ऑफ नहीं होते। महाराष्ट्र का सीजीएसटी कर्नाटका के सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र का सीजीएसटी अलग है, लॉगिन ही अलग है। मतलब हमारा असेसी ही एक स्टेट का होता है, भले आपका 4 स्टेट में ऑफिस है तो आपको 4 जीएसटी के नंबर लेने पड़ते हैं, क्योंकि जीएसटी इज अ स्टेट स्पेसिफिक लॉ। ओके, जीएसटी इज अ स्टेट स्पेसिफिक लॉ। पीएन राज अपने सीए फर्म की भी 4 स्टेट में ऑफिस है, तो हमारा महाराष्ट्र का ऑफिस कर्नाटका के ऑफिस को क्रेडिट नहीं पास ऑन कर सकता, कर सकता है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? कोई डीम सप्लाई का बिल मानना पड़ेगा। उसका मतलब एक्सेप्शन भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? राधा कृष्णा की स्टोरी सुनी आपने? बहुत सुनी। राधा कौन है? प्रिया सी। हाँ, मतलब प्यार था ना, राधा कृष्णा का क्या था? प्यार था, ठीक है ना? हाँ, मतलब प्यार था, हाँ, कॉलेज के दिनों का प्यार था। उससे शादी करनी होती है क्या? नहीं। हाँ तो तुमको समझ रहा है बेसिक रूल, जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं करनी होती। शादी सोच समझ के की जाती है, प्यार हो जाता है। कृष्ण से सीखो, क्योंकि कृष्णा ने जो शादी की थी वो पॉलिटिकल रीजन के लिए की थी। वॉरफेयर में सपोर्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि रुक्मिणी के खानदान वाले बहुत पावरफुल लोग थे, एंड ही न्यू कि आगे जाके मुझे प्यार नहीं करते रहना ना, आगे जाके तो महाभारत करना है मुझको। तो ही न्यू कि मैं किससे शादी करूंगा तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कृष्णा जैसे रहो मैं और कुछ नहीं बताना चाहता। जिससे शादी कर रहे हो अक्ल होना चाहिए आपको किससे कर रहे हो, नहीं तो जिससे प्यार करते हो उससे शादी करोगे तो समझ रहे हो ना, दो लोगों का लॉस है उसमें, दोनों का लॉस ही है, फायदा किसी का नहीं है। कम से कम सोच समझ के करोगे तो दो में किसी एक का तो फायदा होगा, ठीक है ना? दोनों का भी हो सकता है, चांसेस है। तो कृष्णा की जब रुक्मिणी से शादी हुई तो उसके बाद कृष्ण मिलने गए राधा को। राधा कृष्ण से एज में बड़ी थी, तो राधा ज्यादा मैच्योर थी।
तो राधा ने कैसे बिहेव किया होगा? आप बताइए, आपका बॉयफ्रेंड अगर किस शादी करने के बाद आपको मिलने आता है, ये बताने के लिए मैंने किसी और से शादी की है, जबकि आप उसका वेट कर रहे थे, तो आप कैसे बिहेव करोगे? तो ऐसे ही बिहेव हुआ रहेगा, गाली गलौज हुआ रहेगा। पूछा होगा राधा ने चिल्ला चिल्ला के, रो रो के, कि क्यों कृष्ण मुझसे क्यों नहीं, क्यों कान्हा मुझसे क्यों नहीं, ऐसा पूछा होगा। तो कृष्ण है, यू नो द मैनेजमेंट लेसन उससे ही सीखने हैं हमें। तो लीला करना या हमारी करंट भाषा में चूना लगाना, उससे अच्छा कोई किसी को नहीं आता। तो कृष्ण ने अपेरेंटली सब राधा को पहले बोलने दिया। उसका जब गुस्सा शांत हो गया, तो उसको एकदम सिंपल सा सवाल पूछा कि शादी करने के लिए राधे कितने लोगों की जरूरत है? शादी कितने लोगों में होती है? 2 लोगों में ना? नहीं, वैसे तुम ग्रुप मैरिज भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की तो जरूरत है ना शादी करने के लिए। तो राधा ने भी शायद वही जवाब दिया होगा कि 2 लोग, एक हस्बैंड और दूसरी वाइफ, एक लड़का और एक दूसरी लड़की। उस जमाने में, अभी तो कुछ भी चलता है। अभी के कॉम्बिनेशन तो लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, लेकिन उस जमाने में एक मेल और एक फीमेल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो कृष्ण ने बहुत ही प्यार से पूछा फिर राधा को कि राधे, अगर शादी करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, तो मुझे ये तो बताओ, हम दोनों में दूसरा कौन? नहीं समझेगा तो टाइम लगता है सब समझने के लिए। हम दोनों तो एक ही है ना राधे? हाँ। जब हम दोनों एक ही है, हाउ कुड बी मैरी टू आवरसेल्फ? हम दोनों एक ही है, हम दोनों में कोई दूसरा भी तो होना चाहिए ना जिससे शादी में करूं। यू आर मी एंड आई एम यू। तो अभी इसमें कैसे अरेंजमेंट कैसे पॉसिबल होगा? तो वो कृष्ण थे, वो राधा थी करके इन दोनों के बीच में ये चला। तुम अभी इन दिनों में जाके ये अटेम्प्ट ना लो कि तुम किसी को गुड्स सप्लाई करो, तुम समझ रहे हो ना, और गवर्नमेंट को जाके बोलो कि हम दोनों एक ही है, हम हमारे को ही कैसे सप्लाई करें, हम दोनों में दूसरा कौन गवर्नमेंट? तो ये झगड़ा चला बहुत दिनों से, ठीक है ना। जैसे आप जिम में जाते हो, अपना सामने जिम है, हमने एडमिशन लेके रखा है, हम जाते नहीं है, सॉरी। आप जिम में जब जाते हो तो जिम मेंबरशिप के ऊपर चलती है। पता है आपको जिम में कॉन्सेप्ट किसका है? बाय द मेंबर फॉर द मेंबर। मुंबई में बहुत बड़े बड़े क्लब होते हैं, बॉम्बे जिम खाना, हाँ, रोटरी क्लब वगैरह, ऐसे क्लब होते हैं बहुत बड़े बड़े। अरे एडमिशन नहीं मिलता, 20-20, 25-25 लाख मेंबरशिप ही है मुंबई में कुछ क्लब्स की, बहुत महंगे होते हैं। तो उधर होता ही क्या है? कुछ नहीं, स्विमिंग पूल होता है, जिम होती है, प्लेग्राउंड वगैरह होता है, कुछ एनुअल पार्टीज वगैरह होती है, कुछ नहीं, लाइफ एंजॉय चिल करने के लिए वो एक जगह है, क्लब मेंबरशिप है। तो पूछा गया कि क्लब मेंबरशिप के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? तुम मजे मत लो मेरे। तो आप जब जिम में जाते हो तो इट इज बाय द मेंबर फॉर द मेंबर, ठीक है ना। तो जिम मेंबरशिप के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि जिम और मेंबर अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बाय द मेंबर फॉर द मेंबर। आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होती है, वो मेंटेनेंस चार्ज करती है अपने मेंबर को, क्यों? फायदा फायदा कमाने के लिए नहीं। क्यों? वो पैसे लेके क्या करेगी? सर्विस किसको देगी? उनको ही देगी। क्या टाइप की सर्विस? वॉचमैन की सैलरी, जो गार्डनर होता है उसकी सैलरी, साफ सफाई, वाटर बिल, सोसाइटी में कोई फंक्शन लेना है, छोटा मोटा रिपेयर कराना है, मतलब बाय द मेंबर फॉर द मेंबर। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर से जीएसटी लेगी या नहीं लेगी, ये सवाल है। जिम अपने मेंबर से जीएसटी चार्ज करेगी या नहीं चार्ज करेगी? जिम अपने मेंबर से जीएसटी लेगी या नहीं लेगी, ये सवाल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नहीं है। आप समझो, बॉडी बनती कैसे ही है, इसको एओपी बीओआई बोला जाता है,
बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोला जाता है। बनती कैसे, अभी हम लोग जितने लोग बैठे हमने सबने डिसाइड किया कि चलो संगीत का बर्थडे आ रहा है, एक काम करते पिकनिक पे जाते हैं। और ये लोग का बड़ा ही फेमस कॉन्सेप्ट है TTMM, ठीक है ना। ये क्या है, हाँ तू तेरा मैं मेरा, मराठी में तुझं तू माझं मी, ठीक है ना। तो ये लोग TTMM के बेसिस पे ये निकालते, पिकनिक निकालते। मतलब क्या, सब लोग पहले क्या करो, पैसे कंट्रीब्यूट करो, 1000 रुपए सबने टेबल पे रख दिया। अब वो एक पर्सन के पास दे दिया कि भाई अरेंजमेंट आप कर लेना, ट्रैवलिंग से लेके होटल बुकिंग से लेके सब कुछ आप कर लेना। और ये सब करने के बाद कुछ 500-1000 रुपया बच भी जाता है, वो उसका जिसने अरेंजमेंट किया। ये नहीं होता, वो क्या करते हो फिर, बचता ही नहीं है ना, एडिशनल लगता है। अच्छा एडिशनल लगता है, ठीक है। नहीं बच गया तो क्या करते हो, अगर इमेजिनरी, वो फिर हम लोग सेट ऑफ मार देते, दिखाना नहीं होता। हाँ डीम नहीं बचता तो ठीक है, स्कैम हो जाता है, हाँ दिखा हो जाता है। तो नहीं, कुछ कुछ लोग कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं कि अगले पिकनिक में काम आएगा, बहुत ज्यादा जेन्युइन जो होते हो। तो जब ये पैसे निकाल रहे थे हम, तो एक बॉडी फॉर्म हो गई, उस बॉडी का नाम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। तो ये बॉडी का GST भी लेगी आप सबसे, क्योंकि आपको सबको सर्विस दी जाएगी ना। ये बॉडी का सब जो चेयरपर्सन हमने विनायक को रखा और ट्रेजरर विश्वनाथ को रखा, ठीक है ना। तो ये बॉडी हो गई, तुमने अपॉइंट किया इनको, क्या ये आपसे GST मांगेंगे कि आपको सर्विस देना है, अभी पिकनिक पे लेके जाना है, तो जल्दी 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 पैसे निकालो, पैसे के ऊपर GST दो, क्या GST लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये बॉडी और आप दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है। समझ में आ रहा है आपको। और दूसरा, पिकनिक पे लेके जाना इनका बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता, क्लब महिंद्रा का बिजनेस क्या है, उसका नाम ही है क्लब महिंद्रा, तो उसका बिजनेस ही क्या है, लोगों को पिकनिक पे लेके जाना। तो क्लब महिंद्रा अपने मेंबर से GST लेता है क्या, लेता है, क्योंकि उनका बिजनेस है, कंसिडरेशन है। BC आ गया ना, BC आ गया तो क्या लगना चाहिए। लेकिन ये लोग समझा रहे थे गवर्नमेंट को कि हमारे मेंबर में और क्लब में दो अलग कौन, कृष्णा का सवाल, मैं और ये जिम हम दो अलग है ही नहीं, मैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी हम दो अलग है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने फिर बोला ऐसे नहीं है दादा, तुम उधर कृष्णा कृष्णा की हमको स्टोरी मत समझाओ, हमने भी सुनी है वो सब, ठीक है ना। हमने लाया 71AA, बीच में एडजस्ट किया इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं थी साहब, 71AA की कोई जरूरत थी ही नहीं। उसमें खाली इतना बताया गया है कि अगर एक कोई बॉडी बनाई गई, बॉडी मतलब समझते हो ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनाएगी जो किसको सर्विस देती है, खाली अपने मेंबर को सर्विस देती है, और उनसे क्या लेती है, कंसिडरेशन लेती है, तो सप्लाई माना जाएगा। इसके पहले भी माना जाता था, इसके आगे भी माना जाएगा। वो तो कुछ कृष्ण भगवान जैसे जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग आए थे, ठीक है ना, उनको खाली क्लैरिफिकेशन दिया गया कि अभी हम दोनों सच में अलग है। मान लो ना कि हम दोनों अलग है शादी के लिए, नहीं वैसे तो हम एक ही है, लेकिन राधा को अगर 71AA माना पता होता उस टाइम पे, तो राधा क्या बोलती, नहीं कृष्ण में एक ही है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज मान लो ना कि हम दोनों अलग है। लेकिन बेचारी राधा, उसको डीमिंग फिक्शन नहीं पता थे, इसलिए राधा, आज की राधा को डीमिंग फिक्शन भी पता होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे कृष्ण बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो 4 क्लॉजेस आपको पढ़ने हैं। 4 क्लॉजेस में क्या क्या है मैंने पढ़ाया आपको, क्या क्या है देखो, याद हो रहा है क्या। 71A में मैंने 2 बातें बताई कि बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, और पर्सन भी होनी चाहिए, मतलब 2 अलग अलग लोग भी होने चाहिए। ये बताना पड़ रहा है, लेकिन ये पहले बताने की कोई जरूरत नहीं थी। 71AA में क्या बताया गया कि साहब बी तो होना चाहिए, सी तो होना चाहिए, क्योंकि इसका ही वो एक्सटेंडेड वर्जन है। खाली 2 अलग अलग लोगों की कोई जरूरत नहीं है। बाय द मेंबर, फॉर द मेंबर, ऐसा एसोसिएशन वगैरह होगा तभी भी चलेगा, मान लेंगे कि अलग अलग है, ठीक है ना। 71B में क्या मैंने बताया कि बी नहीं होगा तभी भी चलेगा, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। और 71C में मैंने क्या पढ़ा है आपको कि बी तो होगा लेकिन सी नहीं होगा। ये विदाउट कंसिडरेशन वाला है, इसको डीम सप्लाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डीम सप्लाई। ये 4 आपको क्लॉजेस पढ़ने, उसमें का मेन क्लॉज कौन सा है, 71A। अच्छा 71C में शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा आपको। कौन सा शेड्यूल,
शेड्यूल 1, ठीक है ना। शेड्यूल 1 में 4 क्लॉजेस है, 4 पैरा है, उसको हम कैसे याद रखेंगे, परी करके 4 पैरा, पैरा 1 2 3 4 ऐसे 4 पैरा है। लॉ समझ रहा है कैसे डिजाइन हुआ है, सेक्शन है, सब सेक्शन है, क्लॉजेस है। 7(1)(c) करके जो क्लॉज है उसके अंदर शेड्यूल है, शेड्यूल में 4 पैरा है, ठीक है ना। फिर 7(1)(a) आएगा, क्या आएगा, 7(1)(a), ये अलग है, ये सब सेक्शन चेंज हो गया। 7(1)(a) में गवर्नमेंट क्या दिखाता है कि भैया तुम जब होटल में जाते हो, 2 एग्जांपल दे रहा हूं आपको अभी, होटल में जब जाते हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स होता है कि सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। आपने पनीर टिक्का मसाला खाया, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई है, क्यों, क्योंकि बिजनेस भी है और कंसिडरेशन भी है, मतलब 7(1)(a) लग गया उसको, 7(1)(a) ऊपर वाला बिजनेस भी है उनका और कंसिडरेशन भी, पैसा भी जाएगा, तो जीएसटी लगेगा। लेकिन जीएसटी के नियम जो है वो गुड्स के अलग है और सर्विसेज के अलग है। तो गुड्स वाले नियम लगाए आपके ऊपर, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलूं या सप्लाई ऑफ सर्विस बोलूं, क्योंकि आपको पता है जो लोग काम करते हैं HSN कोड या SSC कोड लगाना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तो HSN कोड लगाना पड़ेगा, हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और अगर सर्विस बोलोगे तो सर्विस अकाउंट कोड लगाना पड़ेगा, और रेट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, क्या आप उसमें पनीर का रेट अलग, अनियन का रेट अलग, टमाटो का रेट अलग, ऐसा आप मटेरियल वाइज जीएसटी लगाओगे, नहीं डायरेक्ट लगाओगे। तो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, एक्चुअली दोनों है, आपको समझ में आ रहा है, मिक्स सप्लाई, इसको क्या बोल, मतलब 2 चीजें दी गई है आपको साथ में, दोनों वर्जन है इसमें। जब आपके लिए, आप जब घर बनाने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट देते हो, तो स्टील सीमेंट ब्रिक्स कौन लाएगा, कॉन्ट्रैक्टर लाएगा, लेबर भी कौन लाएगा, और डिजाइन भी कौन बनाएगा, और सुपरवाइजिंग भी कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारा काम एक ही है, खाली जाके हर महीने पैसे देने, पैसे देने हैं ना तुम्हारे को, बाकी सब तो वही करेगा। तो उसने मटेरियल सप्लाई किया कि सर्विस दिया कि दोनों दिया, दोनों दिया उसने, तो दोनों दिया था। लेकिन लॉ में तो मुझे दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे लिए रेट अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है। तो उसका क्या होगा, कार मैकेनिक है, कार मैकेनिक क्या करता है, कुछ कंज्यूमेबल्स यूज करता है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह यूज करता है, ठीक है ना, और आपको सर्विस देता है। अगर आपने कार मैकेनिक का अगर कभी भी अगर बिल देखा होगा, ये लोग अगर रिपेयर वगैरह पे जाते हैं तो वहां पे एकदम क्लियरली लिखा होता है कि मटेरियल का क्या प्राइस होगा, और उसके ऊपर सप्लाई ऑफ गुड्स का चार्ज लगता है, और जो लेबर चार्जेस लगते हैं उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो ये जो सर्विस स्टेशन होते हैं ना, उनका बिल एकदम क्लियर आता है कि बाबा मटेरियल का बिल अलग और लेबर का अलग, क्योंकि वहां कंफ्यूजन नहीं चाहिए हमको कि सर्विस है कि ये है। लेकिन होटल में वैसा नहीं होता कि मटेरियल का इतना, सर्विस का इतना। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी आपको नहीं बात बताता कि इतना मटेरियल का हो गया, इतना मेरे सर्विस का हो गया, वो एक ही बिल बना के देता है आपको। तो ऐसे केस में क्या बोलोगे उसको, तो ये 7(1)(a) सिखाता है। 7(1)(a) बोलता है आइदर, आइदर समझता है आपको एक वर्ड, इधर इधर आइदर आप जब बोलते हैं, ठीक है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये या तो सोग होगा या सोर्स होगा, मतलब जो भी आपने एक्टिविटी किया है, जहां पे कंफ्यूजन थे, जहां जहां पे उन्होंने ढूंढे कि मार्केट में ऐसा कहां कहां कंफ्यूजन हो सकता है कि जहां पे पब्लिक कंफ्यूज हो सकती है कि ये गुड्स था कि ये सर्विस था, उन्होंने खुद ही क्लासिफाई करके रख दिया है कि इसको गुड्स मानो और इसको सर्विस मानो। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को सोर्स बोल दिया उन्होंने ये सोर्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, उन्होंने बोल दिया। अब तुम आर्ग्यूमेंट कर सकते हो क्या कि नहीं नहीं इसमें गुड्स, उन्होंने जब बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानना पड़ेगा, तो सर्विस अकाउंट कोड लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके पास कभी आता है तो उसको आपको सर्विस इंडस्ट्री कंसिडर करनी है, उसको आपको गुड्स इंडस्ट्री नहीं कंसिडर करनी है। रेस्टोरेंट वाले आते हैं तो आपको गुड्स इंडस्ट्री नहीं कंसिडर करनी है, क्या मानना है उसको, सर्विस इंडस्ट्री में है वो। ओके, समझ में आ रहा है आपको। तो 7(1)(a) में क्या लिखा है, सोग क्या है और सोर्स क्या है। 7(2) में, अच्छा इसकी भी लिस्ट होगी, अरे कहीं ना कहीं लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, ये कि इसको सोग बोलोगे, इसको सोर्स बोलोगे। सोग बोले तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सोर्स मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है ना। इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, इसकी लिस्ट जो है वो शेड्यूल 2 में है,
कहाँ पे है? शेड्यूल 2 में है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ? और बताता हूँ थोड़ा सा, देखता हूँ मरते हो कि नहीं मरते हो। 7.2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ठीक है ना। इसमें भी 2 सब क्लॉजेस है, ए और बी, लेकिन उसको जाने दो फिलहाल। दोनों में बात एक ही लिखी गई है। इसमें एन सो गए और एन सोस है। नीदर नॉर का लैंग्वेज समझ में आता आपको? ये भी नहीं और ये वो भी नहीं। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब ये सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं और ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं, मतलब ये सप्लाई ही नहीं, मतलब इसके ऊपर जीएसटी ही नहीं। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? जैसे आज सुबह सुबह बहुत सारे लोग उठ के काम पे निकले हैं ना, जॉब पे जाने के लिए आज बहुत सारे लोग निकले हैं कि नहीं? आज दिन भर वो एक्टिविटी करेंगे कि नहीं? सर्विस देंगे ना किसी को अपनी। जॉब पे जाने वाले लोग क्या करेंगे? सर्विस देंगे। फुकट देते हैं? क्या मिलता है? सैलरी मिलता, कंसिडरेशन है, और सर्विस देना ही उनका धर्म है। मतलब बोल सकते हैं कि आपका बिजनेस ही है, आपका मेन एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव ही है, क्या है? सर्विस देना। तो सब जितने भी लोग इस दुनिया में जॉब पे जा रहे हैं सबको जीएसटी लगता है ना, तुम सबको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन ये एम्प्लॉय क्लास से आप क्या मांग रहे हो? जीएसटी किससे लेना चाहिए? नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से बताओ। बिजनेस वालों से लेनी चाहिए ना, जो बिजनेसमैन है उससे जीएसटी लगता है। सर्विस वालों से कैसे आप ले सकते हो? सर्विस मतलब जॉब पे जाने वाले लोगों से कैसे आप जीएसटी ले सकते हो? बेचारे लोगों से। तो जॉब पे जाने वाले लोगों से जीएसटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग बिजनेस में नहीं है, जॉब पे है। लेकिन इस्टेब्लिश हो सकता था, खींच के लाया जा सकता था। तो हमने क्लैरिफाई किया कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अगर आप सर्विस देते हो, कैसा? एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर अगर आप सर्विस देते हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो एन सो गए या एन सोस है, मतलब नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है हमारे जीएसटी लॉ में। कौन सी लिस्ट बोली जाती है? नेगेटिव लिस्ट, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। मैंने क्या बोला समझा आपको? तो इस यहाँ पे क्या लिखा गया, फिर इसको नेगेटिव लिस्ट बोला जाता है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ऐसी भी कोई लिस्ट बनानी पड़ेगी, कहीं लिखना पड़ेगा ना, तो वो लिस्ट जो है वो शेड्यूल 3 में है। पूरे जीएसटी एक्ट में 3 शेड्यूल है साहब। कितने शेड्यूल है? 3। एक्ट खत्म होने के बाद शेड्यूल चालू होता है। तुम ना बैलेंस शीट बनाने के बाद शेड्यूल चालू करते हो ना, वैसे एक्ट जहां खत्म होता है वहां पे शेड्यूल चालू होता है। पूरे जीएसटी लॉ में कितने शेड्यूल है? 3। और तीनों का ओरिजिन कहाँ पे है? सप्लाई के डेफिनेशन में, मतलब सेक्शन 7 में है। सेक्शन 7(1)(c) में पहला शेड्यूल है, सेक्शन 7(1)(a) कैपिटल ए में दूसरा शेड्यूल है, और 7(2) सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में क्या है? तीसरा शेड्यूल है। 3 शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में क्या लिखा गया है? 7(1)(c) में क्या लिखा गया है कि कहां पे कंसिडरेशन नहीं होता, कहां पे कंसिडरेशन नहीं होता, फिर भी वो क्या होता है? बोला ना, सप्लाई होता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है ना? डीम सप्लाई बोलो आप अपनी भाषा में। क्या लिखा गया वहां पे? डीम सप्लाई, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन वहां पे लिखा गया है। परी 4 पैरा है उसके अंदर, ठीक है ना। 7(1)(a) में शेड्यूल 2 लिखा गया है, जिसमें आइदर और की लैंग्वेज यूज की गई है। ये आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस माना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज थे कि गुड्स बोलो कि सर्विस बोलो। तो लोग ने खाली क्लैरिफिकेशन दिया है कि इसको गुड्स मानो और उसको सर्विस मानो। ये समझ में आ रहा है पक्का? और 7(1)(c) में, सॉरी 7(1)(c) बता रहा हूं, 7(2) में क्या है? शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 में क्या लिखा है? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। दोनों नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है, और जो सप्लाई नहीं होता उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो अल्टीमेटली हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, आपको याद कैसे रखना है? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। जीएसटी लॉ इज अ
कॉम्प्रहेंसिव लॉ। कॉम्प्रहेंसिव लॉ मतलब इस दुनिया में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट करते हैं सब टैक्सेबल है, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन उन्होंने ऐसे लिखा है कि गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी चीजें क्या बन जाती है, गुड्स बन जाती है। और सर्विस का डेफिनेशन लिखा है कि जो भी चीज गुड्स नहीं बन पाई वो सब कुछ क्या है, सर्विस है। मतलब उनका इंटेंट एकदम क्लियर है कि दुनिया में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है आज के तारीख में, उन सारी एक्टिविटीज को क्या करना है, टैक्स लगाना है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा लॉ पढ़ोगे, मतलब लॉ में जीएसटी किसके ऊपर लगेगा उसकी कोई लिस्ट नहीं है। मुझे क्या पढ़ाने का है, देखो अब जरा समझने का ट्राई करो। जीएसटी किसके किसके ऊपर लगता है, इसकी कोई दुनिया में लिस्ट नहीं है। तो दुनिया में लिस्ट किस चीज की है, तो जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगता उसकी लिस्ट है। उसको हम लोग एग्जिट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि इस चार्ज में से बाहर निकलने का होगा तो एग्जिट रूट ढूंढना पड़ेगा आपको। तो एग्जिट रूट 1 क्या है पता है, एग्जिट रूट 1 है कि जो आप कर रहे हो, जो आप सप्लाई कर रहे हो, वो गुड्स ही नहीं है। जैसे शेयर मार्केट में क्या ट्रेड होते हैं, शेयर्स। तो शेयर्स को अगर इन्होंने गुड्स बना दिया होता तो शेयर मार्केट के ऊपर क्या लग जाता, जीएसटी। लेकिन उनको पता था कि शेयर मार्केट के ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया होगा, गुड्स की डेफिनेशन में से सिक्योरिटीज को क्या किया, एक्सक्लूड किया कि बाबा ये शेयर्स क्या नहीं होते, गुड्स नहीं होते। लेकिन फिर सर्विस बन जाता, क्योंकि सर्विस का डेफिनेशन कैसा है कि जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो अभी अभी मैंने बोला सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, तो सिक्योरिटीज क्या बन जाता, सर्विस बन। फिर उन्होंने सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में चले गए और वहां पे भी बोला कि सर्विस के डेफिनेशन में सिक्योरिटी नहीं आएगा। मतलब सिक्योरिटी दोनों जगह से निकल गया। मतलब सिक्योरिटी आज की तारीख में नाइदर गुड्स नॉर सर्विस है, वो गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है। वैसा ही मनी, मैंने अभी इसको 500 रुपए दिया, बोला बाबा 50-100 रुपए के 5 नोट दे, ये ऐसा मजाक कर रहा था, ले लिया इसने। 5 नोट देने भी है, इसने मुझे 5 नोट दिए, तो क्या मेरे पे जीएसटी लगाएगा ये, नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो मनी में था। मनी मतलब समझता है ना, मनी। मनी का भी डेफिनेशन है 8-10 लाइन का, पता नहीं होगा तुमको, है इसके अंदर। लेकिन मनी जितना तुमको समझ में आता है, करेंसी, मैंने इसको करेंसी दी, बदले में उसने मुझे करेंसी दी, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो मनी को डेफिनेशन में से बाहर निकाल दिया गया, गुड्स के डेफिनेशन में से भी बाहर निकाल दिया गया और सर्विस के डेफिनेशन में से भी बाहर निकाल दिया गया। तो वो एग्जिट रूट नंबर 1 है कि आप गुड्स ही ना बनो और सर्विस भी ना बनो, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जिट रूट 2, आप सप्लाई ही मत बनो। समझ रहे हो आप। एग्जिट रूट 3, आपने जो काम किया वो एग्जम्प्टेड होना चाहिए। एक्टिविटी ही क्या कर दी गवर्नमेंट ने, एग्जम्प्टेड कर दी। ऐसे आपको हर बार क्या कर, या आप क्या हो, एग्जिट रूट 4 आपके ऊपर चार्ज ही नहीं है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट गुड्स है लेकिन उसके ऊपर चार्ज नहीं है, टैक्स नहीं है। चार्जिंग सेक्शन में लिखा है कि हमको नहीं करना है इसको टैक्स, अभी जब करेंगे, जब टाइम आएगा तो करेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो आपको हर बार मैं जीएसटी में क्या पढ़ाऊंगा, अभी इस चैप्टर के आगे ज्यादा ताकत लगा के हमको क्या पढ़ना है कि क्या जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, इसमें ज्यादा ताकत लगानी है। क्यों, जब आपका सारे एग्जिट रूट पढ़ के हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीएसटी किसके किसके ऊपर नहीं लगता। और जब आपको ये पढ़ के खत्म हो जाएगा कि इन सब चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो आपको कैसे समझना है, फिर जो भी बच गया वो सबके ऊपर लग जाता है। तो कल आपके पास कोई क्लाइंट आता है 6 महीने बाद और वो बोलता है कि मैं ये ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, मुझे जीएसटी का नंबर लेना है या नहीं लेना है। तो आप दिमाग में ये नहीं सोचोगे कि इसके ऊपर जीएसटी है कि नहीं है, किधर लिखा है कि इस एक्टिविटी के ऊपर जीएसटी है। आप ये सोचोगे कि ये कहीं पे एग्जिट रूट में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये एग्जिट रूट में कवर हो रहा है तो आप बताओगे सर आपके ऊपर नहीं। जैसे आपके पास निधि कंपनी आएगी, कल आप निधि कंपनी के ऑडिट के लिए जाओगे तो निधि कंपनी बोलेगी साहेब आम्हाला जीएसटी घ्यायचं आहे का, तो उनको बोलने का, निधि कंपनी बोले तो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, पैसे डिपॉजिट लेना और लोन देना, ठीक है ना। और ये सारा मनी का ट्रांजैक्शन होता है। उनको बोलने का साहब तुम्हारा जो पैसा आता है, पैसा जाता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, क्योंकि मनी ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन फिर वो बोलेंगे लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हम लेते हैं,
हाँ सर, इंटरेस्ट के ऊपर लग सकता था जीएसटी, लेकिन इंटरेस्ट एग्जम्प्टेड है। इंटरेस्ट क्या है? एग्जम्प्टेड है, मतलब वो जो भी काम किए जा रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है। फिर वो बोलेंगे कि लेकिन हमने प्रोसेसिंग फी भी चार्ज किया है, लोन एप्लीकेशन फी लिया है। हाँ सर, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा, इस चीज के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो हमने हमारे जो निधि कंपनीज होती है उनको हमने क्या सजेस्ट किया कि आप प्रोसेसिंग फी लो ही मत। आप अगर प्रोसेसिंग फी अलग से लोगे, लोन प्रोसेसिंग फी, तो आपको क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। आप प्रोसेसिंग फी लो ही मत, आप इंटरेस्ट में उतना एडजस्ट करके ले लो, इंटरेस्ट आधे टक्के से बढ़ा के ले लो। प्लानिंग की हमने, तुम समझ रहे चोरी कैसे की जाती है? हमने क्या की? प्लानिंग की ना, कि प्रोसेसिंग फी अलग से लोगे तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। और कोई लॉ नहीं बोलता कि आप प्रोसेसिंग फी ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। हमने बोला कि जितना आप पैसा लेने वाले थे उतना इंटरेस्ट ही ले लो। उससे उनका हमने जीएसटी का कंप्लायंस बचा दिया, नहीं तो सारी निधि कंपनीज को, सारी बैंकिंग कंपनीज को क्या हो जाएगा? जीएसटी। अब बैंक में नहीं होता, निधि कंपनी क्या छोटी छोटी होती है। अब बैंक को जाके नहीं बोल सकते, मैं आईसीआईसीआई बैंक को नहीं क्या बोल सकता, अरे सर रहने दो प्रोसेसिंग फी, काम करो इंटरेस्ट बढ़ा के लो। वो बैंक है, वो आरबीआई गवर्नड है, वो नहीं सुनेगा। लेकिन छोटे लेवल पे तो ये होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कैसे ये पढ़ना क्यों है, ये डिटेल में। अगर मैंने जो किया, जो मैं कंसल्टेंसी आपको अभी 2 मिनट में दिया मैंने, वो कंसल्टेंसी वही बंदा दे सकता है जिसने एग्जिट रूट को इन एंड आउट पढ़ा हुआ है। नहीं तो जीएसटी से बचना अभी इतना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है जीएसटी से भागना, क्योंकि जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है ना। सिलेक्टिव लॉ होता तो शायद बच भी जाते, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि कहां लिखा है कि मेरे पर जीएसटी नहीं है। आप गवर्नमेंट को जाके ये नहीं पूछ सकते कि कहां लिखा है कि मेरे पर जीएसटी है। गवर्नमेंट बोलेगा कुछ भी करो, सांस भी लोगे उसके ऊपर भी हम जीएसटी लगा देंगे। आप प्रूव करो कि क्या आपने ऐसा किया है कि आपके ऊपर से जीएसटी नहीं लेना है। तो उल्टा चलता है अभी गेम। हमें प्रूव करना है कि हमने जो एक्टिविटी की उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। इसलिए आपको लीगल लॉ पढ़ना होता है, हायर लेवल पे जाके पढ़ना होता है। इसका और तुम्हारे रिटर्न फाइलिंग का और जर्नल एंट्रीज का कोई लेना देना नहीं है। तो जब जब मैं जीएसटी के लेक्चर इसके आगे रखूंगा, इस सीरीज के, आपके ग्रुप पे आएगा, मैसेज आएगा कि राम सर का लेक्चर है, जीएसटी का लेक्चर है। अगर तुमको लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, लीगल प्रोविजन पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, तो ही आने का। अगर लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ और करो, काम का करो। मुझे बोलो चैप्टर नंबर 7 का आगे पढ़ाओ, जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर मैंने जो पेंडिंग छोड़ा हुआ है। काम की चीजें पढ़ा सकता हूं मैं, आप जैसा बोलोगे मैं आपको वो पढ़ा सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको लॉ भी आए और प्रोसीजर भी आए और प्रैक्टिकल भी आप करो। लेकिन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है लॉ पढ़ने में, तो हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। मतलब विनायक सर रोज आके फ्रस्ट्रेट नहीं होने चाहिए कि मैं आ जाता हूं लेकिन जिनको पढ़ना है वो नहीं आते। मैं तो फ्रस्ट्रेट होके भी खत्म हो गया हूं। तो आप लोगों को डिसाइड करना है। तो आज मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, आज लॉ नहीं चालू कर रहा हूं, जबकि आपको दिखा देता हूं कि जो भी मैंने बताया अपने मन से नहीं बताया आपको। देखो यहाँ पे क्या पढ़ना है, सेक्शन 7 पढ़ना है। मेन 7 हो जाएगा तो 8 भी पढ़ा दूंगा। कंपोजिट सप्लाई करके कॉन्सेप्ट होता है, उसमें 3 शेड्यूल है पूरे जीएसटी लॉ में। तीनों के तीनों शेड्यूल इस चैप्टर में लिखे गए। ये शेड्यूल 7(1)(c) से आता है, डीम सप्लाई पर ही है, इसके अंदर 4 पैरा है। 7(1)(2) में क्या लिखा है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सोग वर्सेस सोर्स, क्या सोग है क्या सोर्स है। और यहाँ पे क्या लिखा है शेड्यूल 3 में? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एन सोग है और एन सोर्स है। नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब नेगेटिव लिस्ट है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। इसके अगर इसमें आते हो तो चार्ज नहीं है। जैसे हमने जमीन ली, 30 लाख की जमीन ली साहब हमने, लैंड हमने अभी जो लिया 35 लाख का लैंड लिया विथ स्टैम्प ड्यूटीज एंड ऑल, उसके ऊपर हमने 1 रुपए भी जीएसटी नहीं भरा। क्यों? पैसे तो गए ना। और जिनसे हमने खरीदा उनका बिजनेस ही है जमीन बेचना, द डेवलपर, लैंड डेवलपर्स, तो बिजनेस है, कंसिडरेशन है। तो 7(1)(a) लग जाना चाहिए ना। 7(1)(a) में क्या पढ़ा है मैंने आपको? बिजनेस कंसिडरेशन। तो जीएसटी लगना चाहिए था, तो क्यों नहीं लगा? एग्जाम नहीं है, शेड्यूल 3 में है।
लैंडेड बिल्डिंग कहाँ पे है? शेड्यूल 3 में है। शेड्यूल 3 क्या है? नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ऐसा समझ में आना चाहिए ना। कल तुम्हारे पापा अगर तुम्हारा घर बेचने के लिए आएंगे तो पूछेंगे ना मेरे से कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं। मैं बोलूंगा नहीं लगेगा, तो पूछना चाहिए क्यों नहीं लगेगा। आपको कैसे पता नहीं लगेगा? मन का बता रहे हो क्या? नहीं सर, शेड्यूल 3 में लिखा है। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर लगता है क्या? हाँ लगता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, वो सेल ऑफ लैंड नहीं है, वो क्या है? कंस्ट्रक्शन सर्विस है। वो शेड्यूल 2 में लिखा गया है। कहाँ पे लिखा गया है? 2 में लिखा गया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो सर्विस देता है, सर्विस देता है तो उससे तो टैक्स लगना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कोई जॉब पे जा रहा है, वो आपको पूछेगा मेरे को जीएसटी नहीं लगता, नहीं लगता क्योंकि तू एम्प्लॉई है। तो क्यों नहीं लगता? फिर मेरे सैलरी के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगता? क्योंकि शेड्यूल 3 में लिखा है। रेस्टोरेंट वाला आपको बोलेगा मुझको सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों बोलते हो, सर्विस कोड क्यों दिया है, मैं तो गुड्स बेचता हूँ। बोलेगा नहीं सर, शेड्यूल 2 में लिखा गया है कि आप जो कर रहे हो क्या है? सर्विस है। कोई ब्रांच ट्रांसफर कर रहा है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स दे रहा है और बोल रहा है यार ब्रांच ट्रांसफर में जीएसटी थोड़ी ना क्या लगता है, कंसिडरेशन ही नहीं है। बोलेगा सर आपको डीम सप्लाई बोला गया है, 7(1)(c) के शेड्यूल 1 में है। ये बोलने आना चाहिए ना। मुझको कैसे आ रहा है? मैं थोड़ा ना क्या पढ़ के आपको जवाब दे रहा हूँ, मेरे को तो याद है। मुझको क्यों याद है? मैंने पढ़ा है। तो आपको कब याद होगा? जब पढ़ेंगे। मैं तो सुबह नाश्ते में नहीं सेक्शन खाता ना, मैं भी खाना ही खाता हूं। तो पढ़ने से याद होता है। और जीएसटी तो मेरा मेन सब्जेक्ट भी नहीं है, मेरा सेकेंड सब्जेक्ट में आता है। मेरा मेन सब्जेक्ट तो इनकम टैक्स है। तो सेकेंड सब्जेक्ट होने के बाद भी मुझे सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉजेस, शेड्यूल्स याद है। आपको भी हो सकता है। और जब मैं स्टूडेंट था तब जीएसटी नहीं था। मैं 2014 में पास हुआ हूं, ठीक है ना। तब तो जीएसटी नहीं था ना, जीएसटी तो 17 में आया। हेलो, या ना सर? हाँ, झालेला आहे का? घ्या ना, करून घ्या ना सर, चेक पास करून घ्या ना. घ्या ना. हा घ्या ना सर, मी हाय ऑफिसला जाईल. हो, ओके सर. समझा आप लोगों को? सीरियस होना है, टाइम पास कम से कम करना है. हम लोग यहाँ पे है तो हमको यूज करो. मुंबई के मेरे बच्चों का इतना बुरा लगता है तुम लोग से जब कंपेयर करता हूँ, तो वो लोग पैसा भर के यही सुनते हैं, ठीक है ना. पैसा भी भरते और यही भी सुनते भी, और दिन भर बैठते लेक्चर. तुमको फुकट में मिल रहा है ना. तो बहुत बार ऐसे बोला गया कि जो चीज फुकट में मिलती है ना उसकी कीमत नहीं होती. तो आप लोग कीमत करो. जितने भी आपकी फैकल्टीज है उनकी इज्जत करो. और फैकल्टीज आपकी तभी इज्जत करेंगे, तभी अच्छे एनर्जी से पढ़ाएंगे जब आप उस लायक दिखोगे हमें. और हो तुम लोग, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी गए गुजरे हो. पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, आज नहीं तो कल. कितने दिन तक आप भागते रहोगे इन सबसे? जितने जल्दी पकड़ सकते हो उतनी जल्दी पकड़ लो, ठीक है. चलो, सो वी विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट लेक्चर. क्या बोलना है मुझको हर लेक्चर में? लाइक शेयर सब्सक्राइब.